हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का दूसरा अध्याय आम्ल, क्षारक एवं लवण इस विषय पर पढ़ेंगे। आम्ल, क्षारक एवं लवण ये आप लोगों का क्लास 10 का दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय है हम लोगों का आम्ल, क्षारक एवं लवण। आम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आम्ल, क्षारक एवं लवण जो हम लोगों का अध्याय है, पहले हम लोग जानेंगे आम्ल क्या है। बहुत ही शॉर्ट से हम लोग जाएंगे। आम्ल है जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसका pH मान 7 से कम है, उसे हम अम्ल कहेंगे। अब यहाँ नया नया 2-4 शब्द आ गया। लिटमस पेपर या लिटमस पत्र, जो एक प्रकार का सूचक है। सूचक क्या है, इस विषय में हम थोड़ा अलग से चर्चा करेंगे। और एक और आया pH मान, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस विषय में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम लोगों का टॉपिक ही सबसे पहले आता है आम्ल। तो इसमें क्या हुआ, आम्ल को अंग्रेजी में एसिड के नाम से जाना जाता है। एसिड। तो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में। तो जिसमें एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि आम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो हम लोग सीधा शब्द में यही लिखेंगे, जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जिसका pH मान 7 से कम होता है, उसे हम आम्ल कहेंगे। उसे आम्ल कहा जाता है। आम्ल का अगर हम बोलेंगे उदाहरण, तो आम्ल जो है जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो ये सब हुआ आप लोगों का अम्ल का उदाहरण। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा अम्ल है जो जैसे संतरा में पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल, इमली में पाए जाते हैं टार्टरिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसके बाद आप लोगों का क्या बोलते हैं कि टमाटर में मिलता है टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो इस प्रकार हम अम्ल का उदाहरण दे सकते हैं। तो अम्ल का परिभाषा हो गया, अम्ल का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगर हम जाएंगे टॉपिक में, जो अम्लों का है, ये है क्षारक। क्या है? क्षारक। क्षारक को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो ये क्षारक क्या है, जिस प्रकार हम अम्ल के बारे में पढ़े कि अम्ल क्या है, स्वाद खट्टा होता है, इसमें वहाँ जोड़ देना है कड़वा होता है। जैसे हम लोग साबुन या सर्फ मुंह में चला जाता है तो क्या होता है, एकदम बहुत ही दूसरे टाइप का हम लोगों का स्वाद का अनुभव होता है। तो वो स्वाद क्या हुआ, वो स्वाद हुआ कड़वा स्वाद। तो वो होता है क्या, आपका क्षारक, क्योंकि साबुन में सर्फ में क्षार रहता है, तो व्यस रहता है, तो वो हो गया आपका क्षारक। तो इसमें क्या हम इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, इसका परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ या वस्तु जिसका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, उसे हम क्षारक कहेंगे या उसे क्षारक कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा हम लोग लिख देंगे। अगर क्षारक का अगर आप लोगों का उदाहरण पूछा जाएगा, क्वेश्चन में अक्सर आता है क्षारक किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दे, 1 उदाहरण दे। तो हम उसमें KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। सोडियम मतलब Na, उसमें हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे तो OH आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या Ca मतलब कैल्शियम, OH जोड़ देंगे तो हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर इसमें हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर क्षारक में अगर किसी तत्व के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा। ये शॉर्टकट हम लोग अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्षारक का उदाहरण।
क्षारक और अम्ल के परिभाषा के साथ हम लोग उदाहरण को जाने। इसके बाद हम लोग अगर लवण के बारे में पढ़ेंगे तो लवण के बारे में विस्तृत अध्ययन इस अध्याय में ही बाद में किया गया है। तो चूंकि अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लवण क्या है? तो लवण अम्ल और क्षारक के मिलने से लवण बनता है। तो वो उदासीनी की अभिक्रिया के समय हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हो गया लवण। तो लवण का सूत्र तो हम लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो उस विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अम्ल, क्षारक और लवण। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अम्ल और क्षारक का अंतर लिखिए। तो हम लोग अम्ल और क्षारक का अंतर इस प्रकार लिखेंगे कि एक और हम लोग लिखेंगे अम्ल और एक और लिखेंगे क्षारक। और एकदम आसान भाषा से जो परिभाषा को हम लोग परिभाषा लिखे, उससे 2-3 बिंदु यहाँ लिख देंगे। तो हम अभी यहीं लिखने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं कि यहाँ लिखना है इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम लिख देंगे कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन? अम्ल। और यहाँ लिख देंगे क्षारक के बारे में कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये उसमें हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट में अगर हम लिखेंगे, वही मतलब जो हम परिभाषा में पढ़े थे, तो क्या लिखेंगे कि अम्ल का pH मान 7 से कम है और क्षारक का pH मान 7 से अधिक है। तो इसमें 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद हम चौथा पॉइंट में क्या कर सकते हैं? उदाहरण दे सकते हैं। इसमें 2 उदाहरण दे दिए, HCl, NaCl या H2SO4। और इधर हम दे दिए क्षारक का KOH, NaOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी। तो मेरा 4 जो आराम से उस परिभाषा में और उदाहरण में ही मेरा अम्ल और क्षारक का परिभाषा अंतर हमको मिल गया। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। अब इस अम्ल और क्षारक को कैसे पहचानेंगे, इस बारे में आप लोगों का किताब में जो दिया गया है, इस विषय में दिया गया है कि सूचक। एक पॉइंट आप लोगों का आ जाता है सूचक। ये सूचक क्या है? सूचक का अर्थ है सूचना देने वाला। कोई अगर हमको कुछ खबर देता है, कोई समाचार देता है, तो वो हो गया एक प्रकार का सूचक। लेकिन यहाँ जो हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जो सूचक के बारे में बताया गया है, सूचक क्या है? क्वेश्चन में आता है सूचक क्या है, तो हम लोगों को यही लिखना है, सूचक ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो अम्ल और क्षारक की जानकारी देता है, उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक क्या हुआ? सूचक के द्वारा अम्ल और क्षारक का पहचान किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। किस प्रकार? अगर सूचक को हम डालेंगे अम्ल में तो वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और उसे क्षारक में डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये हुआ सूचक। तो सूचक में 2 आ जाता है आपका। एक हो जाता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब इंसानों द्वारा बनाया नहीं, मतलब ये इस ऊपर वाला का दान है। तो ये हो गया प्राकृतिक। तो ये हो जाता है आपका प्राकृतिक सूचक। और एक आ जाता है आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित जो इंसानों द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, वो हो गया मानव निर्मित। मानव निर्मित को हम कृत्रिम भी कह सकते हैं। कृत्रिम, तो मानव निर्मित या कृत्रिम जो हुआ, इसे हम संश्लेषित भी कह सकते हैं। तो 3 वर्ड आ गया। तो इस क्यों 3 वर्ड, क्यों 3 शब्द लिखे? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कृत्रिम कहा जाता है, कभी संश्लेषित कहा जाता है, कभी मानव निर्मित कहा जाता है। सूचक का उदाहरण दे। तो पहले हम लोगों को जानना है सूचक क्या है, जो हम बताएं सूचक का परिभाषा वो लिख देना है। क्वेश्चन में पूछा जाता है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण दे या मानव निर्मित का सूचक का उदाहरण दे। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण दे, तो हम हल्दी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? हल्दी। हल्दी जो हम लोग देखे हैं घर में, वो हल्दी एक प्रकार का सूचक है। उसके द्वारा हम अम्ल और क्षारक को पहचान कर सकते हैं। तो वो हो गया प्राकृतिक, क्योंकि हल्दी जो है वो मानव निर्मित नहीं है, मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं किया गया है हल्दी। और इसके बाद आपका आ जाता है, जिसके बारे में हम पहले ही एक बार बोल चुके हैं, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र। तो ये लिटमस पत्र भी एक प्रकार का सूचक है, जो मानव निर्मित नहीं है, मतलब प्राकृतिक है।
तो हल्दी या लिटमस पत्र क्या हो गया, प्राकृतिक सूचक हो गया। इन दोनों के द्वारा हम अम्ल और क्षारक को आसानी से पहचान लेते हैं। अब आ जाता है मानव निर्मित या कृत्रिम या संश्लेषित। मनुष्यों ने अपने तकनीकों के द्वारा कुछ ऐसा सूचक के बारे में सूचक का आविष्कार किया जिसके द्वारा अम्ल और क्षारक को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो हम जैसे यहाँ दो याद रखना है, यहाँ भी दो याद रखना है। एक याद रखना है मिथाइल ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, और एक है आपका फिनोल्फ्थलीन। तो मेथिल ऑरेंज जो है, ये मेथिल ऑरेंज ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मानव निर्मित या कृत्रिम या संश्लेषित, ये याद रखना है। और दूसरा याद रखना है फिनोल्फ्थलीन, ये हो गया आपका दूसरा जो मानव निर्मित। ये दो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन मानव निर्मित या कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। एक आप लोगों की किताब में गंधीय सूचक के बारे में भी वर्णन किया गया है, जो उतना खास नहीं है। मतलब कभी कभी गंध द्वारा अम्ल और क्षारक को पहचाना जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं गंधीय सूचक के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट है उस विषय में हम खास करके थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अब इसके बाद जो आ जाता है आपका पॉइंट में, आपके किताब के हिसाब से अम्ल एवं क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्लास 7th में आप लोग शायद पढ़ लिए होंगे। तो उसमें क्या था कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ समीकरणों के आधार पर वर्णन किया गया है। कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा वर्णन किया गया है कि अम्ल किसके साथ क्या रिएक्शन करके, किसके साथ क्या अभिक्रिया या क्रिया करके कुछ नया उत्पाद के रूप में बनाता है। तो वो हो गया अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों का क्या आ जाता है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो इस विषय में हम थोड़ा आप लोगों का थोड़ा सा वर्णन करेंगे एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है रासायनिक गुणधर्म, तो पहला जो आप लोगों का वर्णन किया गया है कि एक नंबर में अगर हम मान लेते हैं उसको कि अम्ल जो है वो ये पूरा परिभाषा के साथ आप लोगों को लिखना है, जिसका अभी हम पूरा परिभाषा के साथ पूरा लैंग्वेज लिखने जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। इसमें सिर्फ समझा देते हैं कि अम्ल जो है ये अगर धातु के साथ क्रिया करता है, ये एक प्रकार का उसका रासायनिक गुणधर्म है। तो अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निर्माण होगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये हो गया एक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। लवण के अम्ल और धातु के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना। दूसरे नंबर में अगर पढ़ेंगे, अगर अम्ल जो है ये धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट मतलब CO3, कोई धातु रहेगा उसके साथ CO3 रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु कार्बोनेट कहेंगे। मान लेते हैं कि जिंक एक प्रकार का धातु है, तो ZnCO3 वो हो गया जिंक कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अगर क्या बोलता है कि अम्ल रिएक्शन करता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बन जाता है आपका धातु कार्बोनेट। अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ, तो हम इसको अगर समीकरण के माध्यम से ही दिखा देते हैं तो अम्ल जो क्या बोलता है कि अम्ल का अगर हम मान लेते हैं कि एक अम्ल लेते हैं HCl, क्या ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके साथ अगर हम दे देते हैं Na2CO3, Na मतलब सोडियम और CO3 सोडियम जो एक प्रकार का धातु है और उसके साथ कार्बोनेट लगा दिए, तो HCl और सोडियम कार्बोनेट जो हो गया। तो इसमें से ये जो रिएक्शन करेगा तो ये इसके साथ रिएक्शन के फलस्वरूप देखिए क्या बनता है, इसमें बन जाता है NaCl मतलब नमक। यहाँ 2 है तो 2 कर दिए, तो इसमें से क्लोरीन 2 हो गया। तो संतुलन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में हम आप लोगों को संतुलन के बारे में बताए हैं। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला, इसके बाद NaCl बना, तो ये इसके बाद बन जाता है आपका H2O और क्या बनता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक प्रकार का अम्ल और धातु कार्बोनेट कोई भी धातु कार्बोनेट हो, अगर उसके साथ रिएक्शन या अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, लवण मतलब नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 प्रकार का पदार्थ बन जाता है। तो ये हो गया दूसरा आप लोगों का दूसरा गुण। तीसरा अगर हम जाते हैं, ये सब रासायनिक गुणधर्म है। अगर जो है अम्ल जो है इसके साथ अगर हम अब करा देते हैं धातु माना हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल जो है इसके साथ धातु ये हो गया धातु कार्बोनेट। अब धातु हाइड्रोकार्बोनेट मतलब इसमें हाइड्रोजन रहेगा, तो हाइड्रोकार्बोनेट धातु अगर क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बोनेट इसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इसका समीकरण के माध्यम से अगर दिखाते हैं तो फिर यही ले लेते हैं समीकरण। हम अम्ल के रूप में HCl ले लिए, अम्ल के रूप में हम क्या ले लिए HCl और NaHCO3, NaH मतलब हाइड्रोकार्बोनेट, तो NaCO3 ये हो गया, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये जो HCl और हाइड्रोकार्बोनेट जो हो गया तो इसमें से आराम से क्या मेरा यहाँ से Na और Cl मिल गया, तो लवण बन गया नमक, और क्या हो जाता है H2O मतलब इसमें से मेरा मिल गया जल, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। तो ये हो गया तीसरा रासायनिक गुणधर्म किसका, अम्ल का। तो इस प्रकार अम्ल और एवं क्षारक का रासायनिक गुणधर्म। अगर इसको हम मिटाते हैं, इसका हम फिर मिटा देते हैं, चौथा में जाएंगे। चौथा पॉइंट में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्षारक के साथ जब अम्ल क्रिया करता है, क्षार के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो वो क्या बन जाता है। तो अम्ल एवं क्षारक, ये अगर पॉइंट नंबर 4 देंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में, कि जो अम्ल जो है ये अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें जो बनता है ये भी एक प्रकार का रासायनिक गुणधर्म है। ये इसमें बन जाता है लवण तथा जल। अम्ल एवं क्षारक जो है ये जब क्रिया करता है तो इसमें भी बन जाता है लवण तथा जल। ये भी एक प्रकार का अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुणधर्म है। और एक बात बता देते हैं, अम्ल और क्षारक के अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पाद लवण और जल के रूप में प्राप्त होता है इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनी अभिक्रिया। तो अब क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कि उदासीनी अभिक्रिया, ये उदासीनी अभिक्रिया क्या है, तो एकदम सीधे शब्दों में लिख देना है कि अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। अब ये और 2-4 पॉइंट है जो रासायनिक गुणधर्म बताता है अम्ल एवं क्षारक का। तो ये हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को अगर यहीं समाप्त करते हैं तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है धातु ऑक्साइड के साथ। और एक पॉइंट है याद आया, धातु ऑक्साइड के साथ जब बनता क्या बोलते हैं कि क्रिया करता है अम्ल, तो उसमें भी लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो हो गया। अब हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये आता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल क्या है, पीएच इस प्रकार लिखा जाता है पीएच। तो ये इसका अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया आपका पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये क्या है, ये एक प्रकार का सूचक है। ये भी बतलाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। एसिड और बेस के बारे में ये भी बताता है। ये भी एक प्रकार का सूचक हम अगर मानेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये हो गया पीएच, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक प्रकार का स्केल है। ये इसमें 0 से लेकर 14 तक इसका प्रेशर है। तो ये 0 से लेकर 14 तक ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नाप सकता है। अगर तो क्वेश्चन में आएगा कि पीएच स्केल क्या है, तो ऐसा स्केल जो
अम्ल और क्षारक का पहचान कराता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के द्वारा ये पीएच स्केल क्या होता है, हम लोगों को ये जानकारी देता है कि ये जो विलयन है ये विलयन अम्ल है या क्षारक है। अब हम पीएच स्केल का बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक क्या बोलता है कि नापा जा सकता है। अगर 0 से लेकर 14 तक, जैसे हम लोगों का शरीर का जो अच्छे से कार्य करने के लिए जो पीएच मान, शरीर का जो पीएच मान हमारे शरीर में होता है वो कितना होता है, 7 से लेकर 7.8, 7 से लेकर 7.8 इतना होता है हम लोगों का क्या पीएच मान हमारे शरीर का अच्छा कार्य करने के लिए। ये होता है पारस हम लोगों का शरीर का, हमारे मानव शरीर का। तो यहाँ हम एक बात क्लियर करते हैं कि किस प्रकार हम पीएच स्केलों के द्वारा अम्ल और क्षारक का पहचान करेंगे। अगर पीएच का मान, अगर पीएच स्केल में pH का मान अगर 7 होता है, अगर pH का मान किसी विलयन में हम pH स्केल को डालें तो उसमें देखें कि pH का मान 7 हुआ, तो इसके मतलब ना ही वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है। मतलब वो अम्ल भी नहीं है, वो क्षार भी नहीं है। मतलब गाड़ी जो है न्यूट्रल में है, ना आगे है ना पीछे है, 7 को न्यूट्रल मानेंगे। इसे हम कहेंगे उदासीन। इसे क्या कहेंगे, उदासीन। जैसे पानी जो है, जल जो है, इसका पीएच मान 7 है, इसीलिए पानी ना ही खट्टा है ना ही कड़वा है, इसीलिए शुद्ध पानी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, प्योर पानी, शुद्ध पानी, मतलब उसमें कुछ मिलावट ना हो, 100% प्योर जो पानी होता है, जल होता है, वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान कितना होता है उदासीन विलयन का, 7। तो याद रखना है, पानी बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि पीएच मान उसका 7 है। तो जल का पीएच मान कितना है, 7 है। उदासीन जल उदासीन है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये याद रखना है। अगर 7 जो है, 7 से अगर कम होता है, pH मान जो है वो 7 से कम है, तो 7 से अगर कम है इसके मतलब 0 से लेकर 6 तक मान लेते हैं। इसके बाद 0 भी हो सकता है, 1.5, 1.2, 2.5 कुछ भी होता है। मतलब 6 से अगर कम है तो ये हो गया आपका अम्ल। अगर विलयन में हम pH स्केल को डालें और 0 से लेकर 6 तक कोई भी माप आए तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल। मतलब 7 से अगर अधिक आता है तो वो हो जाएगा अब क्षार। अम्ल जब 7 से कम है तो 7 से अधिक। तो यहाँ अब नेक्स्ट पॉइंट में pH स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे तो आएगा 7 से अधिक। क्या 7 से अधिक, pH मान pH स्केल के द्वारा 7 से अधिक आता है तो ये हो जाएगा आपका क्षारक। तो 7 से अधिक। अब 7 उदासीन, 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षार। यहाँ आप लोगों का किताब में और एक मतलब बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो पहले हम लोग जान गए। अब इसको हम अगर मिटा देते हैं तो इसमें और एक पॉइंट आता है, pH स्केल में ही हम लोगों को पढ़ लेना है। एक हो गया प्रबल अम्ल और एक हो गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, एक हो गया प्रबल अम्ल और एक हो गया दुर्बल अम्ल। ये हो गया अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल, अगर pH मान ज़्यादा है, अम्ल मतलब 6, उससे ज़्यादा नहीं, 6 है, तो इसे हम 6 है, इसके मतलब उसमें एसिड तुलनामूलक 1 से कम है। अगर अम्ल प्रबल मतलब ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा जिसका pH मान कम होगा, मान लेते हैं कि pH मान 3 जो है या 3.5, 3.5, ये दही है जो दही, और दूध का pH मान लेते हैं कि 6 है, मान लेते हैं। तो दूध जितना खट्टा होता है, दही कहीं उससे बहुत ज़्यादा अधिक खट्टा होता है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कि इसमें एसिड ज़्यादा है, किसमें, दही में।
हैं, इसीलिए इसका pH मान जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो pH मान वो बहुत घटा हुआ है, वो कम है। इससे और कम हो जाएगा अगर pH मान 1 है। कहने का मतलब यह है कि pH मान जितना कम होगा उतना उसका एसिड का परिमाण ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा खट्टा होगा, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कहेंगे। अगर उस pH मान अधिक होगा, अधिक लेकिन 7 से कम याद रखना है, क्योंकि वो अम्ल 7 से 6 से अधिक नहीं, 7 नहीं। तो दुर्बल अम्ल हो गया 6। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि दुर्बल अम्ल का उदाहरण दे तो हम pH मान 7 6 लिख सकते हैं। ठीक इसका विपरीत जो है, अगर हम इसको बोलते हैं, ये हो गया अम्ल के बारे में। अगर प्रबल क्षार के बारे में कहेंगे, प्रबल क्षार और क्या है दुर्बल क्षार, तो इसका ये लेकिन उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो गया 7 से अधिक मतलब 8 से हो जाता है स्टार्ट। मान लेते हैं कि 8 से आरंभ हो गया, क्या 8 से आरंभ हो गया आपका क्षार, तो 8 से आरंभ हो गया, तो 8 जो है इससे 10 जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्षार के हिसाब से। क्षार इसमें क्या हो गया, इसमें दुर्बल होगा, छोटा pH मान। इसमें छोटा pH मतलब प्रबल, और इसमें छोटा pH मतलब दुर्बल। इसमें दुर्बल बड़ा pH मतलब 12 मान लेते हैं, तो ये हो गया प्रबल मतलब स्ट्रांग बेस है, ये हो गया। तो इस प्रकार हम लोग यही समझेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में जाने। इसके बाद अम्लीय वर्षा आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, अम्लीय वर्षा। देखिए हम लोगों में जब वर्षा होता है, वर्षा हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन कुछ ऐसा वर्षा है जो हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम लोगों का मनुष्यों का या अन्य जीवों का बहुत ही हानि पहुंचाता है। ये एक प्रकार का वर्षा है जिसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। कौन सा वर्षा? अम्लीय वर्षा के बारे में जानते हैं। अम्लीय वर्षा को अंग्रेजी में एसिड रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड रेन। इस एसिड रेन में क्या होता है कि वर्षा जो होता है उसका pH मान जो होता है 5.6 होता है, और हम अभी बताएं कि 6 से अगर घट गया pH मान तो वो हो जाता है आपका क्या अम्ल। तो ये हो गया pH मान, चूंकि ये 6 से कम है और कम हो सकता है, तो ये हमारे लिए इस प्रकार का वर्षा पेड़ पौधा या किसी भी जलीय जीव चाहे स्थलीय जीव बहुत ही हानिकारक होता है। तो हम लोगों को अगर अम्लीय वर्षा के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा कि अम्लीय वर्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम लोगों को सीधे शब्द में ये लिख देना है, ऐसा वर्षा जिसमें अम्ल मिला रहता है, एसिड मिला रहता है, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है। ये किसी भी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये हो गया अम्लीय वर्षा। तो आज हम यहीं अपना क्लास को छोड़ते हैं, इतना दूर तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जितना भी छूटा हुआ है अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में, उस विषय पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ तक हम आज अपना क्लास का एंड करते हैं। तो आशा करते हैं हर संभव हम कोशिश किए कुछ अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में जानकारी देने का। फिर भी कुछ गलती है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।